माइक लगाना है। आज आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाना है ना? जैसा कि बताया हमको सर, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? विजयनगर एम्पायर पढ़ाना है आज, बताए प्रकाश सर। विजयनगर और बहमनी आप लोग का छूटा है ना? और फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलिए ये दो मेडिवल का टॉपिक जो छूटा है मध्यकालीन भारत का, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो पढ़ाते समय अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो लिखते रहिएगा। तो पहले आप सबसे पहले बात जानिए कि विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा। बहुत इंफॉर्मेशन है एसपीटी टाइप का इसमें। आगे भी कर सकते हैं, 1565 के आगे भी। इसको बांट दीजिए, 1565 से आगे भी कर सकते हैं। विजयनगर में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? कौन कौन? हम्म, ये बताइए कि पहला जो अगर सवाल आ जाएगा, ये ना 1572 के बाद, 1572 के बाद अरविदु वंश का शासन रहा है। ठीक है, तो पहले जो सवाल आ जाए कि विजयनगर के संस्थापक का नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे आप? किसके ये थे, पुत्र किसके थे ये? कहाँ है, कहाँ क्या माइक? माइक कहाँ है? क्या नाम बताए आप पिता का, फिर से बताइए। यही तो पूरा नाम बताइए ना। संगम वंश का नाम है, इसलिए पूरा नाम क्या है पिता का? हेलो, बोलिए। याद कीजिए, याद आ जाएगा, करिएगा तो। संगम नाम नहीं है। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? हरिहर, तो वही तो ये भी बताया, पूरा नाम बताना है ना। कहाँ से चालू होता है जी? हेलो, हेलो, ऑन किए थे, कहाँ हुआ?
छोड़ दीजिए। हेलो, चलिए, क्या देखना है, क्या माइक, क्या देखना है? अगर सुनाई पड़ रहा है तो छोड़िए, माइक शोर हल्ला करता है। आइए ना, बना दीजिए ना, जब हम कोशिश किए ना लगाने का। राहुल, राहुल आता है किसी को? ये लोग माइक कर रहा, काम नहीं कर रहा, हम बहुत बार ट्राई किए, बैटरी नहीं था क्या? हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? तो सब पूरा नाम क्या था? हेलो, हैं? अपने से भी नाम रखते हैं क्या? भावन संगम कौन नाम हुआ? हेलो, हेलो, ठीक, बंधु संगम नाम है। चलिए, पहले देखिए कि हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई 1336 ईस्वी में, उसके पश्चात हम आपसे पूछते हैं कि कैसे कर दिया उन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कौन आदमी था जिन्होंने उनको भेजा था, और फिर बाद में वो उस आदमी से खिलाफत करके एक नए साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में कर दी? कौन? क्या आंसर क्या होगा इसके क्वेश्चन में? मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जो कहिएगा बोर्ड पर लिख देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य के विद्रोह के दमन के लिए हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को दक्षिण भारत भेजा था, लेकिन इन दो भाइयों ने वहां पर जाकर और खुद का एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, और इस साम्राज्य का नाम है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य। ऐसा नहीं कि इन्होंने ही एक अनोखा काम किया था, बल्कि उस काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत सारे प्रांतपतियों ने विद्रोह किया था, जिसमें बहराम एबा किस्लू खान, ठीक है, सागर का हाकिम, समझ गए ना? तो उसी प्रकार 1346 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने भी बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम हसन गांगू भी था। हरिहर और बुक्का ने जब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो पहला जो शासक बना वो कौन बना था? ये हरिहर जो था 1300, लेकिन मिलकर इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अकेले। हरिहर का शासनकाल 1336 से कब तक रहा? 54 तक था। पहले काल आपको बता देते हैं, 1336 से लेके 54 तक हरिहर प्रथम का शासनकाल था। फिर अगला शासक जो है बुक्का प्रथम 1356 से 1377, फिर हरिहर द्वितीय 1377 से 1405, फिर अरे यार, फिर देवराय प्रथम 1405 से 22, और फिर देवराय द्वितीय 1422 से 46, और फिर 1422 से ले 46 से लेके कितना तक? कौन सा शासक था? मल्लिकार्जुन। वो कब तक रहा? और फिर विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक था संगम वंश का, 1365 से लेके कब तक? 1465 से लेके 1485 तक। और 1485 में एक व्यक्ति वीर नरसिंह ने क्या किया था? हाँ, ये सालू वंश 1485 से लेके कब तक काम किया? कितना? 1504। 5 भी कर सकते हैं, इसे मत फेरा मेरे कि 5 लिखा है कि 6 लिखा है, डेट वेरी कर सकता है, ठीक है ना? ऐसा ऑप्शन भी ऐसा नहीं आता है, ठीक है? वीर नरसिंह ने क्या किया था? यही तो आपसे पूछ के आपको कंफ्यूज किए हम, गलत आंसर बताएं
और हाँ में हाँ मिला दिए हम, ठीक ना। सालू वंश की स्थापना सालूंग नरसिंह ने किया था। हम हाँ हाँ बोलते गए तो आप और खुश होते गए हैं। और ये 1485 से लेके कब तक रहा, 1504, 5, 6 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। डेट का कोई डिमार्केशन नहीं होता है, ठीक है ना। जो मन आसपास का डेट बोल सकते हैं आप। जैसे एनसीईआरटी में कहीं कहीं लिखा हुआ जैन धर्म के 33 तीर्थंकर थे, ठीक है ना, लिखा जाता है, तो उसके लिए बवाल नहीं मचाना चाहिए। कहीं कहीं लिखा रहता है कि महावीर की माता की कोई और आदमी चेटक की बहन थी, वैशाली के शासक लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कहीं लिख दिया जाएगा कि पुत्री थी, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं रखिए, जो आया वही पढ़िए आप। जो दिया है तो मैं भी एनसीईआरटी और बाकी टेक्स्ट बुक को मिला के ही बता रहा हूँ, कि हम अपने से डेट रख दिए हैं, हम थे भी नहीं उस समय, ठीक है। कैसे हम जानेंगे? जो हम बता रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। फिर से सुन लीजिए, आप बीच में बोलिए मत। ये एक और टॉपिक आया था जो आपसे पूछे, आप लोग गलत बताए। सालू वंश की स्थापना किसने की, कब किया? 1485 से लेके 1506 तक। सालू नरसिंह कब तक शासक था? 1485 से लेके 90 तक शासक था। और 1490 से 1505 तक वो कौन शासक था? है? कोई नाम नहीं बोल देना चाहिए, ध्यान दीजिए कौन है। 1490 से 1505 तक उसी का पुत्र है वो, इमाडी नरसिंह नाम है उसके साथ, ठीक। अब आइए 1505 में एक नए वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में हुई, जिसके संस्थापक का नाम है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना की। और वीर नरसिंह 1504-5 से 9 तक शासक रहा। और 1509 से 29 तक जो महानतम शासक का शासनकाल है विजयनगर साम्राज्य में, वह है क्या नाम है उसका, कृष्णदेव राय, ठीक ना। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रशासनिक और सैनिक उपलब्धियां ही नहीं हुई, बल्कि साहित्यिक, कलात्मक सारी उपलब्धियां हुई। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक नए नगर की नींव डाली थी। इसके अलावा उसके जो अभियान थे, जैसे उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति, ठीक है, उमत्तूर का शासक गंग राजा सामंत था, ये ऐसे शासकों को इसने अपने वश में किया। और बीदर के शासक महमूद शाह को दक्कन के एक खुंखार आदमी अमीर अली बरीद के चंगुल से मुक्त किया। और इसके उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय को यवनाचार्य स्थापना, ठीक ना, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। इसके अलावा कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में इसके दरबार में तेलुगु के 8 कवि निवास करते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा गया है। और इसीलिए कृष्णदेव राय की भी उपाधि आंध्र भोज या अभिनव भोज है, ठीक है। खुद कृष्णदेव राय बहुत बड़ा साहित्यकार था, और उसने एक आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी थी। उसके अलावा जाम्बती कल्याणम, ठीक है ना, और भी किताब संस्कृत भाषा में लिखी थी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कृष्णदेव राय सिर्फ तेलुगु के विकास को ही प्रोत्साहित नहीं करता था, बल्कि संस्कृत और दूसरी भाषाओं के भी विकास को उसने प्रोत्साहन दिया। और उसका दरबार जो था साहित्यकारों, कलाकारों, विद्वानों से भरा हुआ था। आप एक चर्चित नाम सुने होंगे तेनालीराम का, वो भी कृष्णदेव राय के ही दरबार में। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा का जो शासक था, जो गजपति थे, गजपति राजवंश के थे, उनका हमेशा ध्यान रहता था विजयनगर के साम्राज्य क्षेत्र को हस्तगत करे, अधिकृत करने की, ठीक है। लेकिन इसमें वो कभी कभी सफल हो जाते थे कमजोर शासकों के काल में, लेकिन जो मजबूत और योग्य शासक थे विजयनगर काल में, उनके समय में उनकी सफलता नहीं मिलती थी। दूसरी बात, बहमनी राज्यों के साथ भी एक प्रतियोगिता कब से चल रहा था? हरिहर और बुक्का ने जब साम्राज्य की स्थापना की, उसी समय से बहमनी और विजयनगर में संघर्ष की एक प्रक्रिया, एक परंपरा शुरू हो गई, और ये लगातार 200 सालों तक चलती रही। और संघर्ष का मेन केंद्र बिंदु था रायचूर दोआब,
जिसको वहां की स्थानीय भाषा में इडे तुने कहा जाता है, ठीक है ना, नाद, इडे तुनय नाद कहा जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का भूभाग रायचूर दोआब कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि हम स्टार्ट करते हैं, ये तो आपको ऐसे ही बता दिया। सबसे पहले हरिहर प्रथम जो शासक था, पीरियड लिखना है, काल लिखना है, शासक का लिखना है, हो गया, लिख लिए। ये नहीं भाई, और जो बता रहा हूं, और शासकों का काल लिखना है। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा याद भी कर लीजिएगा, कल परसों पूछ भी सकते हैं हम। ऐसा माना जाता है कि दोनों भाइयों ने मिलकर बंधु संगम की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि पीरियड याद रखिएगा ना, तो क्वेश्चन जो आता है ना, उससे आदमी को बनाने में सहायता मिलती है। कॉमा देने से समझ जाएगा ना क्या लिखे हैं। यहीं पे संगम वंश समाप्त हो जाएगा। सारे शासकों के बारे में लिख दे यहीं पे, कि पहले इसके बारे में बताएं कुछ। विरूपाक्ष द्वितीय, सेकंड, लिख लीजिएगा अभी ये शासक का नाम। क्या कह रहे हैं बोलिए। ठीक है, बाद में लिखिएगा, बोलिए। उसकी पृष्ठभूमि कुछ नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको पढ़ाने के क्रम में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काम्पिली के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा। ऐसा कहानी बनाया जाता है। बंधु संगम को भी ऋषि ही माना जाता है, मतलब बंधु संगम कोई एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है, उनके पिता को। विद्यारण्य नाम आप सुने होंगे, वही ना, उस ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, चलिए बात लिखवा देंगे हम। उसी तरह शिवाजी के बारे में कहा जाता है, रामदास संत के प्रभाव में आकर उन्होंने, ठीक है। ये पहले बोलिए कि शासक का नाम अभी लिख दें कि बाद में लिखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सलूबस सब उसका लिखवा दीजिएगा। ये तो समझ ही रहे कि जब दूसरा पढ़ाएंगे तो लिखवा ही देंगे। इसमें कुछ फैक्ट होगा, इसी में बहुत फैक्ट है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसी में बहुत दुनिया भर का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है वही क्वेश्चन। अब हर बात लिखिएगा वही नहीं, ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको, सारा बात लिख देते हैं, वो बोल देते हैं आपको जो चाहते हैं आप जानकारी लेना सब दे देते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि हर बात लिखा जाए, फिर बहुत टाइम लगेगा आपको कॉपी में लिखने में, ठीक ना। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है ना वो प्रांतीय विद्रोहों के लिए जाना जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए कि उसने समय से आगे की एक योजना, लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि वो योग्य और विद्वान शासक था और उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक सामाजिक एकीकरण के लिए राजधानी हस्तांतरण का कार्य किया था। उसमें उसका कोई उद्देश्य सनकी वाला नहीं था, पागल वाला नहीं था, जैसा कि समकालीन इतिहासकार आरोप लगाते हैं, ठीक है ना। बर्नी खुद बायस होकर मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है, ठीक है। उसका उद्देश्य था कि भारत में हिंद इस्लामी जो सांस्कृतिक स्थिति है इसके अंतर्गत संश्लेषण हो जाए और एकल संस्कृति के रूप में, एक संस्कृति के रूप में भारत में हिंद इस्लामी संस्कृति स्थापित हो जाए, ठीक है। इसी कारण से उसने दिल्ली के साथ साथ देवगिरी को भी राजधानी बनाने का प्रयास किया था और इसकी सोच कहीं भी बुरी सोच नहीं थी, लेकिन उसकी ये योजना सफल नहीं हुई और बाकी 4 योजनाएं भी सफल नहीं हुई। इसी बीच दक्षिण भारत में बहाउद्दीन एबा किशरू खान मुल्तान का हाकिम था, फिर सागर का हाकिम, मुल्तान उधर है, इन्हीं के दक्षिण भारत में समझिएगा, फिर सागर का हाकिम, ठीक ना, बहाउद्दीन गुरशस, ऐसे प्रांतपतियों ने विद्रोह किया। उसी में काम्पिल एक जगह है दक्षिण भारत। तो ये जो थे हरिहर बुक्का, ये पहले के अपने आक्रमणों में हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था और इनको अपने कर्मचारी या बना दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके साथ बुरा व्यवहार करते। तो चूंकि दक्षिण भारत को उनकी जानकारी थी, हरिहर और बुक्का को स्थानीय मार्ग से परिचित थे, स्थानीय आबो हवा से परिचित थे, इसलिए जैसे ही दक्षिण भारत में काम्पिली का विद्रोह हुआ, इनको दबाने के लिए भेजा गया कि जाओ हरिहर और बुक्का उन विद्रोह को दबा लो। फिर जैसे ये गए तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानी बताई गई है कि एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का का माइंड वॉश विद्यारण्य ने कर दिया और उनको उनके अंदर हिंदुत्व को जगा दिया और मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध स्वरूप दोनों भाइयों ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। और इनके पिता का नाम बंधु संगम था, इसलिए इस वंश का नाम, इस डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी, संगम वंश पड़ा। इसमें पहला शासक हरिहर प्रथम था और इसके समय में ही बहमनियों के साथ संघर्ष शुरू हो गया और जिसका शासनकाल 1336 से 54 है। इसी दरमियान बगल में ही विजयनगर साम्राज्य के एक नए एम्पायर की स्थापना हुई जिसको बहमनी डायनेस्टी, बहमनी एम्पायर कहा जाता है और इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गांगू था। इसने 1346 ईस्वी में यह साम्राज्य की स्थापना की और जैसे इसने साम्राज्य की स्थापना की, इसका विजयनगर के साथ एक संघर्ष शुरू हो गया और संघर्ष का मुख्य कारण था रायचूर द्वाब पर कब्जा करना। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के काल में जो संघर्ष शुरू हुआ विजयनगर साम्राज्य के साथ, वो अगले 200 वर्षों तक कंटिन्यूड रहा और कमजोर शासकों के काल में तो बहमनी साम्राज्य हमेशा हावी हो जाता था विजयनगर साम्राज्य पर, लेकिन शक्तिशाली शासक जब होते थे विजयनगर के, उससे बहमनी शासकों को करारी शिकस्त देते थे, ठीक है। जैसे कृष्णदेव राय। बहमनियों के साथ साथ उड़ीसा के शासकों का भी निगाह विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों को हस्तगत करने के लिए था। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के जो सामंत थे, जैसे कोटाबिंदु का सामंत था, उमत्तूर का सामंत था, इनकी भी निगाह विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों को हस्तगत करने की थी। तो हरिहर प्रथम का शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन जो नेक्स्ट शासक आया 1354 ईस्वी में, जिसका नाम था बुक्का प्रथम, इसके समय में एक उपलब्धि हुई। क्या हो गया? बुक्का प्रथम ने मदुरा पर विजय स्थापित कर लिया। मदुरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह था और बुक्का प्रथम ने मदुरा पर विजय स्थापित किया और मदुरा विजय में किताब भी है, ठीक है ना,
ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी विजय का उल्लेख किया गया है। और बुक्का प्रथम का 1354 से 77 ईस्वी तक शासन था और बुक्का प्रथम एक योग्य और शक्तिशाली शासक था और उसने विजयनगर साम्राज्य को धीरे धीरे मजबूत करना शुरू किया, लेकिन इसके समय में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई। ठीक है, और हमेशा खतरा रहता था विजयनगर साम्राज्य को बहमनियों से, लेकिन फिर भी उसने कुछ और कोंडविंदु का एक किला है, उदयगिरी का किला है, पांगल का किला है, गुंटूर का किला है, इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए बुक्का प्रथम ने ट्राई किया। ठीक है, कुछ किलो पर अधिकार हुआ, कुछ पर नहीं हुआ, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि ऐसा नहीं है जिससे प्रश्न बनाए जा सके। लेकिन मदुरा विजय, इसने मदुरा पर अधिकार कर लिया, ये ध्यान रखिए। फिर हरिहर द्वितीय का शासनकाल आया 1377 से 1405, उसमें भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई, बल्कि हरिहर द्वितीय के समय में बहमनियों के आक्रमण बढ़ गए थे और विजयनगर के कई क्षेत्रों पर बहमनियों ने धावा बोल दिया था। अगला जो शासक है देवराय प्रथम, इसके समय में क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। 1405 से 22 इसके समय में इटली का यात्री, इतालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और देवराय प्रथम ने अपने शासन की समृद्धि को दर्शाया। निकोलो कोंटी ने इसकी प्रशंसा भी की है। ठीक है, देवराय प्रथम ने बहमनियों के साथ जमकर युद्ध किया और बहमनी सफल नहीं हो पाए और देवराय प्रथम भी एक योग्य शासक था। ठीक है, दूसरा अगला जो शासक है देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय 1422 से 46, इसके समय में फारस का यात्री अब्दुल रज़ाक भारत आया था और अब्दुल रज़ाक ने भी विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की। ये ईरान का यात्री था, फारस का यात्री। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक है जिसने पहली बार मुसलमानों को सेना में नियुक्ति देना शुरू किया, उनको जागीर प्रदान करनी शुरू की और उनके पूजा अर्चना की स्वतंत्र व्यवस्था की, यानी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और विजयनगर के सेना में मुसलमान यहीं से नियुक्त होने लगे। क्वेश्चन है ये कि विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में नियुक्ति देनी शुरू की? ठीक है, तो यही है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन 1446 से कब तक 65 तक रहा। ये बहुत अयोग्य शासक था। इसके समय में बहमनी विजयनगर साम्राज्य पर हावी हो गए। ठीक है, और लगा ऐसा कि साम्राज्य गंवा देगा विजयनगर साम्राज्य अपना, और बहमनियों के हमले निरंतर बढ़ने लगे। इसको रोका अगला जो शासक है 1465 से 85 तक विरूपाक्ष द्वितीय, इसने इस व्यवस्था को किसी तरह रोका और बहमनी विजयनगर साम्राज्य पर विशेष अधिकार नहीं कर पाए। इसी समय 1485 में सालू नरसिंह ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है सालू वंश। सालू नरसिंह ने जो वंश की स्थापना की वह 1485 से लेकर कब तक चला, अभी बताएं आपको, 1504। सालू नरसिंह 1485 से 90 तक शासक रहा और उसके बाद उसका पुत्र 1490 से 1504 तक या 5 तक शासक रहा। सालू वंश के काल में केवल यही उपलब्धि मानी जाती है कि साम्राज्य का विघटन नहीं हुआ बल्कि बना रहा साम्राज्य। बहमनियों के हमले होते रहे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सामंतों का विद्रोह हुआ, लेकिन कोई विशेष मेजर क्षति नहीं हो पाई। क्या नहीं, खाली ये रहेगा कि सालू वंश के संस्थापक कौन था, और कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। जहां तक क्वेश्चन लिखवाने के बाद ही सेपरेटली मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना, इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ये जो कि तुलु वंश है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह 1504 में किया था और 9 तक वीर नरसिंह शासक था। कोई मेजर उपलब्धि, विशेष उपलब्धि इसकी पता नहीं चलती। जो अगला शासक है कृष्णदेव राय 1509 से 29,
उसकी सारी उपलब्धियों का पता चलता है, लेकिन उसका कोई क्रम नहीं पता चलता है कि एक के बाद कौन सा पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ। लेकिन पुर्तगाली विवरणों, अभिलेखों की प्राप्ति के बाद ऐसा पता चल गया है कि कृष्णदेव राय ने क्या क्या काम किया था। उसने न सिर्फ सेना को शक्तिशाली बनाया था, बल्कि सेना को खुद व्यक्तिगत निरीक्षण में रखता था वो, और जन कल्याणकारी भावना से सैनिकों की खराब अगर तबीयत हुआ या सैनिकों को कोई आवश्यकता होती थी तो कृष्णदेव राय व्यक्तिगत पहल से सैनिकों को संतुष्ट करता था। उसके बाद घोड़ों की व्यवस्था उसने की और सेना को शक्तिशाली बनाया, और इसी सेना के साथ उसने उड़ीसा के गजपति नरेशों को 4 बार युद्ध में हराया था। गजपति वंश उड़ीसा में था, जिनकी राजधानी कटक थी, और इसका भी क्रम है कि पहले है जो शासक है वो है कपिलेश्वर गजपति। शुरू के जब विजयनगर के शासक थे तो उड़ीसा से जो हमला होता था तो उसका नेतृत्व कपिलेश्वर गजपति करता था। फिर बीच के जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं उस समय हमला होता था तो पुरुषोत्तम गजपति हमला करता था। फिर बाद में कृष्णदेव राय के काल में जो उड़ीसा से हमला हुआ उसका नेतृत्व प्रताप गजपति करता था। गजपति वंश था जिनकी राजधानी कटक थी, और गजपतियों ने हमेशा विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया। कृष्णदेव राय ऐसा पहला शासक है विजयनगर का जिसने लगातार 1513 से लेकर 1518 तक 4 बार प्रताप गजपति को हराकर और गजपतियों की महत्वाकांक्षा को कि विजयनगर साम्राज्य को हस्तगत कर ले हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है। और विजयनगर सिर्फ सैनिक उपलब्धियों के लिए कृष्णदेव राय का काल नहीं माना जाता है, बल्कि कृष्णदेव राय के काल में बहुत सारी उपलब्धियां हुई, कला और साहित्य। ठीक है ना, बता दिया अभी हमने कि आंध्र प्रदेश में आंध्र भोज या अभिनव भोज कहा जाता है। ठीक है ना, या आंध्र पितामह भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को, क्योंकि उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। इन 8 महान कवियों का प्रधान जो था अलसानी पेद्दन था, जो कि कृष्णदेव राय का दरबारी कवि था। और अलसानी पेद्दन ने एक रचना लिखी है मनुचरितम। ठीक है, लेकिन सिर्फ तेलुगु के ही विकास को कृष्णदेव राय ने नहीं बल प्रदान किया, बल्कि संस्कृत भाषा में खुद कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में भी रचना किया है, खुद लिखा है, और दूसरे भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। उसकी जो पुस्तक है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वैसे ही आमुक्तमाल्यद एक तरह से है जिसमें निर्देश है कि राजा को प्रजा के लिए तालाबों का प्रबंध करना चाहिए, खेती का विस्तार करना चाहिए, ताकि प्रजा राजा से खुश रहे। जैसे कौटिल्य ने निर्देश दिया है अर्थशास्त्र में, वैसे ही आमुक्तमाल्यद में भी। और कृष्णदेव राय ने मंदिरों के निर्माण के साथ साथ और क्या काम किया था? उसकी प्रशासनिक व्यवस्था 2 प्रणालियों पर आधारित थी। एक थी आयगार व्यवस्था और दूसरी थी न्यायकार व्यवस्था। न्यायकार व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था थी, उसी प्रकार न्यायकार व्यवस्था सैनिकों को, सेनापतियों को जो सैनिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते थे, योग्य होते थे, उनको भूमि प्रदान की जाती थी। मान लीजिए वेतन मान लीजिए 10,000 रुपया हुआ किसी सैनिक का, तो देखा जाता कि 10,000 रुपये राजस्व देने वाला कौन सा जमीन का टुकड़ा है, वही उसको वेतन के रूप में दिया जाता था। और उसके बदले में उनको जिम्मेवारी भी थी घोड़े रखना, सैनिक रखना, जब राजा बुलाए तो चले आना। ठीक है, और ऐसी भूमि को अमरम भूमि कहा गया है, और ऐसे अमरम भूमि के धारक को अमर नायक भी कहा गया है। एक तरह से ये प्रांत बाद में ये विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार थी व्यवस्था, क्योंकि ऐसे सैनिक सेनापति बाद में उदंड हो गए और केंद्र सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता को घोषित करने लगे। ठीक है ना, ए फॉरगेटन एम्पायर सीवेल का एक किताब है विजयनगर साम्राज्य के विषय में, जिसमें इस न्यायकार व्यवस्था की भी चर्चा है। आयगार व्यवस्था क्या है? किसी भी गांव में शासन करने के लिए 12 चुने गए अधिकारियों का एक ग्रुप होता था जिसको आयगार व्यवस्था कहते हैं। और इन 12 अधिकारियों को काम बांटा जाता था। किसी को तालाब का प्रबंध करना था, किसी को कृषि संबंधी काम करना था, किसी को बाजार का प्रबंध करना था। ये दोनों व्यवस्थाएं विजयनगर काल में बहुत प्रोमिनेंट थी।
और पूरा प्रांत जो था विजयनगर काल का उसको मंडल कहा जाता था। मंडल, प्रांतों को मंडल कहा जाता है। मंडल कोट्टम में विभाजित थे। कोट्टम का मतलब समझिए कमिश्नरी, और कोट्टम नाडु में विभाजित थे और नाडु मेला ग्राम में विभाजित थे। जैसे ब्लॉक, सब डिवीजन और जिला का है, वैसे उस समय विजयनगर साम्राज्य में भी डिवीजन थे। ठीक है। और कृष्णदेव राय को स्थानीय शासकों के सहयोग करने के कारण, किसी के चंगुल से बहमनी शासक को बचाने के कारण यवनाचार्य यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त थी। समझ गए। फिर 1529 में इसका शासन समाप्त हुआ तो अच्युत देव राय 1529 से 1542 तक शासक बना। ठीक है। फिर बताते हैं, अभी फिर 1542 से जो शासक बना अगला 72 तक, उसका नाम है सदाशिव राय। लेकिन अच्युत देव राय के साथ शासन काल में ही विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था में खराबी आने लगी थी। कारण, अच्युत देव राय कृष्णदेव राय का चचेरा भाई था और इसी को उसने शासक बना दिया। जबकि कृष्णदेव राय के अच्युतदेव राय को शासक बना दिया कृष्णदेव राय ने अपने चचेरे भाई को। लेकिन एक प्रतिद्वंदी और था जो कि राम राय कहलाता था, वह इस व्यवस्था से खुश नहीं था और वो चाहता था कि, जबकि राम राय कौन था? कृष्णदेव राय का जमाता था, दामाद था। ठीक है ना। और राम राय हमेशा इस कोशिश में रहता था कि कृष्णदेव राय के लड़के यानी उसके अपने साले को शासक बनाया जाए, जबकि कृष्णदेव राय ने अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को शासक बना दिया था। इसके कारण पूरे अच्युत देव राय के शासन काल में एक प्रतिद्वंदिता का आरंभ हुआ जो राजपद को हथियाने के लिए हुआ था। सलकराज तिरुमल और चिन तिरुमल, सलकराज तिरुमल और चिन तिरुमल, ये दो व्यक्ति थे जो राम राय के साथ थे, राम राय के साले थे, जिन्होंने राम राय का समर्थन किया। और राम राय हमेशा इस प्रयास में रहा कि अच्युत देव राय से सत्ता छीन के मेरे हाथ में आ जाए। और दो बार ऐसा हुआ, एक बार राम राय ने सत्ता छीन लिया तो दूसरी बार अच्युत देव राय ने सत्ता छीन ली। लेकिन ये सब करते करते अंततः 1542 में अच्युत देव राय की मृत्यु हो गई और फिर जो 1542 से 72 तक शासक बना वह है सदाशिव राय। सदाशिव राय के काल में ही, नाम तो सदाशिव राय का शासन था, लेकिन राम राय शासन पर बहुत अधिक प्रभावी हो गया। एक तरह से राम राय की इशारों से ही शासन का कार्य किया जाता था। इसमें सदाशिव राय की व्यक्तिगत भूमिका सीमित थी। और यही वह काल है जब राम राय की गतिविधियों से दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतें विजयनगर साम्राज्य से खफा हो गई। पहले इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के शासक ने अदोनी के किले पर हमला किया और अदोनी के किले को ले लिया। घटना की शुरुआत यहीं से हुई। इस घटना के प्रत्युत्तर में राम राय ने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं लोहे को लोहे से काटा जाए और ये प्रारंभिक जो दक्षिणी मुस्लिम सल्तनतें हैं, इनमें आपसी फूट कराया जाए, आपसी विवाद पैदा किए जाए और चारों सल्तनतें लड़ते लड़ते अपने आप कमजोर हो जाएंगी, धाराशायी हो जाएंगी और विजयनगर का डंका बदलने लगेगा पूरे दक्षिण भारत में। इसी प्रयास में राम राय ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के बीच, ठीक है ना, झगड़ा लगाना शुरू किया, संघर्ष शुरू कराया। लेकिन इसका परिणाम विजयनगर के लिए ही घातक हुआ और दक्षिण की चारों मुस्लिम सल्तनतों ने 25 जनवरी 1565 को एक ऐसा एक भयावह युद्ध में विजयनगर को फंसा दिया कि विजयनगर साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस युद्ध का नाम है बन्नी हट्टी की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई। ठीक है ना। परिस्ता इसको तालीकोटा की लड़ाई कहता है। कुछ लोग बन्नी हट्टी, दो गांव हैं वहां पर हुआ था इसलिए बन्नी हट्टी की लड़ाई कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है इस युद्ध को? राक्षसी तंगड़ी, वो भी दो गांव है इसलिए रखा गया। और 25 जनवरी 1565 को
इसी युद्ध में राम राय की हत्या हो गई और विजयनगर एक तरह से धाराशायी हो गया। लेकिन इसके एक वंशज, उसका नाम नहीं आ रहा है हमको, शायद तिरुमल था। तिरुमल ने 1572 से विजयनगर साम्राज्य में एक नए वंश की नींव डाली जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो है अरविदु वंश। ठीक है ना? कुछ समझ में आया? याद हुआ कुछ बात? समझ गया ना पूरा विजयनगर का विकास? हम डिटेल नहीं बताया आपको, जान के क्या जान के कीजिएगा, उतना याद रहता नहीं आप। जैसे उम्मत्तुर का सामंत शासक, क्या नाम था उसका? गंग राजा नाम था। ठीक है ना? कौन विदु आंध्र प्रदेश में, उसने भी विजयनगर पर बार बार हमला किया। ठीक है ना? इसलिए नहीं बताया। और कुछ पूछिए विजयनगर के बारे में, जो भी पूछना हो। एक और बात आपको बता दें, 1510 ईस्वी में अल बुकर पुर्तगाली गवर्नर ने फादर लुई को विजयनगर दरबार में कृष्णदेव राय के पास भेजा था। कहा था कि आप जमोरिन के विरुद्ध यदि हम युद्ध करेंगे तो आप हमारा साथ दीजिए, और दूसरी बात, मतकल और मंगोल के बीच दो जगह है, एक कारखाना बनाने दिया जाए। लेकिन कृष्णदेव राय ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हम जमोरिन के विरुद्ध युद्ध में हम आपका साथ नहीं देंगे और न मतकल और मंगोल के बीच कारखाना बनाने देंगे। बाद में परिस्थितियों वश कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ नरमी की नीति अपनानी शुरू की। क्यों? क्योंकि फारस के अधिकांश बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है? और जमोरिन के साथ भी पैठ था, और हमेशा दक्षिण भारत या उत्तर भारत में इस समय अरबी और फारसी घोड़ों की जरूरत होती थी सेना को शक्तिशाली बनाने की। यदि पुर्तगालियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाता तो इन घोड़ों की आपूर्ति भारत में नहीं हो पाती। और कुछ पूछना है तो पूछिए। निकोलो कांटी कहाँ है सर? है? निकोलो कांटी इटली का था। विजयनगर एम्पायर से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक? इंडिया में कहाँ से कहाँ? कृष्णा नदी एग्जैक्ट कैसे बताया जाए? मुझे कौन सा लगा कि साउथ से स्टार्ट होगा, नॉर्थ में खत्म होगा, कौन से स्टेट से? उस समय स्टेट की कल्पना नहीं थी। आज ना डिवीजन हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आज ना हुआ डिवीजन। उस समय कैसे एग्जैक्ट बताया जा सकता है कहां तक तमिलनाडु का, कहां केरल? उस समय तो नहीं था तमिलनाडु कर्नाटक, था उस समय। रायचूर द्वार संघर्ष का मुख्य बिंदु था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का भूभाग रायचूर द्वार कहलाता है। और बताइए, पूछिए कुछ पूछना है? विरूपाक्ष मंदिर है, विठल स्वामी मंदिर है, और ये सारे मंदिर जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने हुए हैं। जब मंदिर का द्वार जो है इतना बड़ा बना दिया है, मंदिर में घुसने का द्वार इतना बड़ा बना दिया जाए कि दूर से देखने पर लगे कि यही मंदिर है, मंदिर दिखाई नहीं पड़े। ऐसे बड़े बड़े दीवारों को विजयनगर काल में पहली बार लाया गया, और इसको कहते हैं राय गोपुरम। गोपुरम नहीं, राय गोपुरम। गोपुरम पहले से बन रहे थे, लेकिन विजयनगर काल में गोपुरमों को और विस्तार दिया गया और उसका नाम हो गया राय गोपुरम। और कुछ पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप विजयनगर का, आपको नहीं समझ में आया। ये विरूपाक्ष सेकेंड जो था, कोई विरूपाक्ष फर्स्ट भी था? नहीं नहीं, दो और शासक थे जिसका नाम 2-2 3-3 महीना के लिए बनाया गया था, बीच में हमने नाम नहीं लिया। उसका क्या वैल्यू, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उनको हटा दिया गया था। जब हरिहर और बुक्का को साउथ भेजा गया और तुगलक के खिलाफ युद्ध
विद्रोह कर अपना साम्राज्य स्थापित किए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आपके विद्रोह पर कोई कार्रवाई वगैरह कार्रवाई करते भी, मोहम्मद बिन तुगलक करता भी तो ऐसा नहीं था कि इन पर कार्रवाई हो जाता। इतना ना वो बिजी हो गया मोहम्मद बिन तुगलक कि एक के बाद एक उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा था। विद्रोह की शुरुआत 1335 से हुई मोहम्मद बिन तुगलक काल में, और 1335 से 1351 तक वो विद्रोही दबाते चला गया, और 1351 में वो तगी का पीछा कर रहा था गुजरात में, और वहीं पे सिंध के थट्टा में उसकी मृत्यु हो गई। मंदिर भी बनवाया कौन? विजयनगर एम्पायर में कोई कई मंदिर बनाए, विठल स्वामी का मंदिर, और क्या नाम है जी, विरूपाक्ष मंदिर, बहुत मंदिर है। हजारा मंदिर कहाँ है? हजारा मंदिर वो भी कृष्णदेव राय का बनाया हुआ। नागलापुर नामक नए नगर की नींव डाला था विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने। माधव विद्यारण्य के प्रभाव से हरिहर और बुक्का की मांस ने मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के विरुद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ऐसा लोग कहते हैं। उसी तरह शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के प्रभाव में आके मराठा साम्राज्य की नींव। कौन? एक और नाम आता है दादा कोंड देव, वो भी उनके परामर्शदाता थे शिवाजी। और कुछ पूछिए, पूछना है तो। अष्टदिग्गज कौन-कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 कवि थे, जिसमें लीडर जो थे वो, क्या नाम था उनका? अलसानी पेद्दन उनका नाम था। ये अलसानी पेद्दन ने मनुचरितम की रचना की है पुस्तक। बाकी 7 का नाम कभी याद मत कीजिएगा, अगर सामने आ भी जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन में कभी नहीं आएगा उससे। सही 7 नाम कोई जो, बस एक उसका हेड का याद रखिए, अलसानी पेद्दन। जाम्बवती कल्याणम भी एक पुस्तक लिखा है कृष्णदेव राय ने। मुख्य परीक्षा के लिए विजयनगर साम्राज्य को जब कुछ लोग नाम देते हैं जिसको काट देना है, कुछ लोग कहते हैं कि ये युद्ध राज्य था, कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू राज्य था, इन सारी मान्यताओं को काट देना है। विजयनगर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन विजयनगर में हिंदू मान्यताओं और मूल्यों को महत्व प्रदान किया गया विजयनगर के शासकों के द्वारा। एक तरह से एक प्रत्युत्तर के तौर पे साम्राज्य स्थापित हुआ था। किसका प्रत्युत्तर था ये? मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलक साम्राज्य। राजधानी कहाँ? हम्पी। हजारा मंदिर बनवाया इन्हीं ने, कृष्णदेव राय ने। याद, विठल स्वामी का मंदिर इन्होंने ही बनवाया है। हरियाणा मंदिर कहाँ है सर? हम्पी में था। ये भी पूछता है सर क्वेश्चन कि ये मंदिर किस भगवान से रिलेटेड है? मतलब कभी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता, सब नहीं पूछता। जो ऐसा है जो कि मुश्किल है वैसा नहीं पूछता है कि उसके बारे में, जब लोकप्रिय नहीं है मंदिर, कहीं दूर दराज दुर्गम एरिया में है, तो उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता है।
कुछ लिखवाना भी चाह रहे हैं, ये लिख लीजिएगा आप लोग। बोलिए, लिखवाना नहीं चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, बताइए। लिखवाना चाह रहे हैं? जितना मंदिर बनवाया सब हम भी नहीं बनवाया, भी बनवाया, और भी बनवाया है। सब खत्म होने का क्या कारण है? राम राय द्वारा मुस्लिम सल्तनतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। लेकिन साथ में और भी कारण जिम्मेवार थे। योग्य शासक का अभाव, अमर नायकों की विद्रोहकारी भूमिका, ठीक है ना, इससे बहुत सारा कारण है। लेकिन जो महत्वपूर्ण नहीं है ना, हर शासक का कुछ ना कुछ काम है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, वो थोड़ी कभी सवाल आएगा कि आंध्र प्रदेश के किस सामंत के विद्रोह का दमन किया, कभी नहीं आता है, ठीक ना। जो मेन है वो चीज हम आपको बताएंगे, और जान के भी आप क्या कीजिएगा, उसमें वेस्ट करना टाइम है। जैसे उमत्तूर एक जगह है आंध्र प्रदेश का, उसके सामंत का नाम था गंग राजा, वो बार बार हमला करता था, लास्ट में डिफीट किया गया उसको। संस्थापक सब याद है ना आप लोग को? बोलिए तो। संगम वंश का संस्थापक, सालू वंश का संस्थापक, और तुलु वंश का संस्थापक वीरधन, और विदु वंश का संस्थापक तिरुमल। अच्छा, इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के काल में। फारस का यात्री अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के काल में। विजयनगर का कौन सा शासक जिसने पहली बार मुसलमानों को सेना में भर्ती करनी शुरू की? देवराय द्वितीय। और मस्जिद बनवाने का भी अनुमति दिया उन्हें। अच्छा, डोमिंगो पायस किसके काल में आया था विजयनगर? कृष्णदेव राय के काल में आया था। कहाँ का था डोमिंगो पायस? पुर्तगाल का। और कुछ पूछिए तो बताएं हम। विजयनगर सम्राट के पतन में जो चार राज थे, जैसे बहमनी था, देखिए, बहमनी के अलावा गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर। हाँ, तो ये बताइए चारों को क्या क्या कहा जाता है? ये कहा नहीं, ये तो नाम है ना, लेकिन वहां जो वंश स्थापित थे इन राज्यों में, क्या क्या कहा जाता है? गोलकुंडा के वंश को कहा जाता है कुतुब शाही। अहमदनगर के वंश को कहा जाता है निजाम शाही। और बीजापुर के वंश को कहा जाता है आदिल शाही। और बरार के वंश को कहा जाता है इमाद शाही। बीदर का ही एक व्यक्ति था अमीर अली वरीद, जिसको दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। बोलिए, और कुछ पूछिए आप। पूछना है? कोई मुद्रा वगैरह भी चलता था विजयनगर में, कोई अलग
पैगोडा चलता नहीं था, मतलब ये तो कोई नहीं इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि सामाजिक आर्थिक स्थिति जब पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। जैसे मनुष्यों की खरीद बिक्री को बेस बग कहा जाता था, राजा की भूमि को प्रभु मान्यम कहा जाता था। बहुत सारा क्वेश्चन है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप ना। हाँ पढ़ लीजिएगा, कल बता रहे हैं आपको, आप ही को बात कर रहे हैं। बहुत प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन उसमें, आप कल बताना भूल गए थे। प्रीलिम्स का बहुत और मेंस का करंट अफेयर्स पूरा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बता दे रहे हैं। आप लोग उसको लाइटली ले रहे हैं, कल बताने भूल गए हम, आप लोग चले गए थे। उसमें करंट अफेयर्स का अगर आप उसको तैयार कर लीजिएगा तो बहुत सारा करंट अफेयर्स का मेंस का सवाल लिख दीजिएगा। पीटी का इंफॉर्मेशन भी है। क्या बोले? हाँ भाई, करंट ही से जोड़ के बताएंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी बेकार आदमी पढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है। ये केवल यूपीएससी के लिए, ऐसा नहीं है। इतना जानकारी है कि उससे आप पूरा करंट बीपीएससी का लिख सकते हैं। और कुछ पूछना है? कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। मान ली हम भाषणबाजी किए, आपको नहीं समझ में आया हो तो क्या फायदा, बोलिए। ऐसे ही, लेकिन क्रोनोलॉजी से याद रखिएगा ना, शासक का बस जानकारी रखिएगा। हम नहीं करें कि इसका पीरियड याद रखिए, कल ये देखिए क्या क्या कब क्या कब क्या, ठीक है? तो पूरा विजयनगर आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग लिखवाए नहीं शासक का नाम पता है, इतना ही तक लिखा हुआ है, विरूपाक्ष द्वितीय तक। विरूपाक्ष द्वितीय कब से कब शासक था, बस फिर से याद करा देते हैं आपको बैठे बैठे। विरूपाक्ष द्वितीय 65 में खत्म, 85 में जब हट गया तो विजयनगर साम्राज्य में एक नया वंश बना, सालू नरसिंह था, जो कि 1485 से 90 तक सालू नरसिंह शासक था। फिर 1490 से लेके 1504-5 तक उसका लड़का क्या था उसका, बोलिए, पता लगाइए घर में जाके, हम नहीं बताएंगे। सालू नरसिंह 1485 से 90 तक शासक था। फिर 1490 से 1504 या 5 तक कौन शासक था? सालू वंश का दूसरा शासक कौन था? दो ही शासक हुए, उसके बाद कोई शासक नहीं। इनको भी देख के बता दीजिए क्या नाम है। पढ़िए, इतना लंबा टाइम लग रहा है आपको पढ़ने में, छोड़िए अब। फिर जो नया वंश आया वो है तुलु वंश। वीर नरसिंह ने 1505-6 में तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह 1505-6 से 9 तक शासक था और कृष्णदेव राय 1509 से 29 तक शासक थे। फिर 1529 से 42 अच्युत देव राय शासक बना। फिर 1542 से 72 तक सदाशिव राय शासक था, जिसमें राम राय जैसे व्यक्ति एक तरह से प्रधानमंत्री था। इतना प्रभावी हो गया कि उसने मुस्लिम दक्षिण की मुस्लिम सल्तनतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिसका परिणाम विजयनगर साम्राज्य के लिए भयावह हुआ। और 25 जनवरी 1565 को राक्षसी तंगड़ी, बन्नीहट्टी या तालीकोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। तो बचा खुचा अवशेष तिरुमल ने लेकर एक चौथे वंश की नींव डाली, जिसको कहते हैं अरवीदु वंश 1572 में। और कुछ पूछना है इससे, बोलिए। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया तो हम कल परसों पूछेंगे भी। अभी तक नहीं बताया आपकी कौन बना सालू नरसिंह के बाद शासक। पढ़ने में अब कितना टाइम लगा, कब से लाइन बाय लाइन मिला रहे हैं। इनसे हम तो आप सुन लिया, इनसे पूछना कि सही बोल रही हो गलत। ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कल डिसाइड करेंगे हम। ठीक है।
ध्यान में दूसरा चीज है, इमारती नर्सिंग खोज रहे हैं आप, हमको लगा कि वही खोज रहे हैं आप। अब कुछ पूछना नहीं ना है, बंद करते हैं क्लास, कुछ पूछना है या नहीं समझ में आया तो बताइए कुछ। गवर्नर जो अल-लुक आया था, इससे 2-3 टाइम्स में यही लगा फायर वही से क्रिएट करता था, इसी से क्लियर ही हो गया था। अल बुकर्क गवर्नर था, कौन सा गवर्नर था पुर्तगाल का? दूसरा था। उसने फादर लुई को विजयनगर दरबार में कृष्णदेव राय के पास भेजा और पूछा कि केरल में कालीकट में जो जमोरिन है उनके विरुद्ध हम युद्ध करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ रहेंगे, समझौता करेंगे? और दूसरा प्रस्ताव, मतलर और मंगलोर के बीच हम एक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं, आप इस कारखाने की स्थापना की अनुमति देंगे? यही दो प्रस्ताव को लेकर अल्बुकर्क ने फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा, लेकिन कृष्णदेव राय इनकार कर दिया।